अस्सलाम वालेकुम गाइस। लेक्चर नंबर 3 है न्यूक्लियस। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है। न्यूक्लियस की लोकेशन को देखेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम और रोल ऑफ डीएनए को स्टडी करेंगे। चलें शुरू करते हैं। याद रखिएगा जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल होता है। यहाँ पे देख लें, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या है, ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, जैसा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे राइबोसोम होंगे, ये राइबोसोम है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और यहाँ पे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे इसके अलावा गोल्जी अपरेटस मौजूद होगा। तो इन तमाम ऑर्गेनेल्स को जो कंट्रोल करने वाला है वो न्यूक्लियस होता है। दोबारा बता रहा हूँ कि न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करता है। आगे न्यूक्लियस की लोकेशन। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। कहते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। In animal cell it is centrally located, while in plant cell it is pushed to side due to the large vacuole। कहते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है, जबकि ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो दरमियान में पाया जाता है, जबकि प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे पाया जाता है। प्लांट के अंदर साइड पे इस वजह से पाया जाता है कि यहाँ पे जो वैक्यूल होता है वो उसका साइज बड़ा होता है। यहाँ पे ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। तो हमने कहा कि एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो दरमियान में पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती हैं जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, विच इज सेमी परमिएबल एंड हैज़ मैनी पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। कहते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर दो मेम्ब्रेन होती हैं जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, और ये सेमी परमिएबल होती हैं और इनके अंदर पोर्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इस तरह ये न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन्स हैं। यहाँ पे इस तरह ये डायग्राम जो होती है ये बुक में नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें कि ये इस तरह होगी, ये इस तरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, जबकि ये वाली इनर मेम्ब्रेन है। तो दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। और याद रखिएगा इनके दरमियान में आप देख सकते हैं क्या है, पोर्स हैं। इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सुराख है। यहाँ से क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो इजीली बाहर आ सकता है, जा सकता है यहाँ से। लेकिन याद रखिएगा कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती हैं यहाँ से भी मटेरियल होता है वो पास करता है, लेकिन कौन सा मटेरियल पास करता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं, जबकि जो पोर्स होते हैं यहाँ से आरएनए जो होता है वो बाहर गुजरता है, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं गुजरते। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। द इनर जेली लाइक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड होता है जेली लाइक, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म वन और मोर स्मॉल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट वेयर राइबोसोम आर असेंबल्ड। कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक मटेरियल है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलाई मौजूद होते हैं जहाँ पे राइबोसोम के यूनिट्स बनते हैं। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर जो है ये यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म
न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म है। जबकि इसके अंदर जो ये है इसको हमने नाम दिया है न्यूक्लियोलस का, न्यूक्लियोलस। तो हमने कहा था न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ये एक जेली लाइक मटेरियल है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है। आगे हम देख लेते हैं क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन थ्रेड लाइक मटेरियल कॉल्ड क्रोमैटिन कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। कहते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एक मटेरियल है जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन क्या होता है, दो चीज़ों के साथ मिलकर बनता है, डीएनए और प्रोटीन। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो क्रोमैटिन होता है वो मौजूद होता है। ये ले, अब मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ जूम करके। तो ये दो चीज़ों के साथ मिलके बना हुआ है। यहाँ पे ये क्रोमैटिन है। ये जो क्रोमैटिन होता है दो चीज़ों के साथ मिलके बनता है। क्रोमैटिन जो होता है वो दो चीज़ों के साथ मिलके बना है, डीएनए और प्रोटीन। तो ये क्या है, प्रोटीन। ये प्रोटीन इस तरह होती है। इस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है इसके ऊपर रैप किया होता है इस तरह। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है इसके ऊपर क्या किया होता है, रैप किया होता है। ये डीएनए है, ये डीएनए है और ये क्या है, प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन। तो डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन बनाते हैं। कहते हैं व्हेन अ सेल स्टार्ट डिवाइडिंग क्रोमैटिन कंडेंस एंड क्रोमोसोम। कहते हैं जब भी सेल ने तकसीम होना होता है तो जो क्रोमैटिन जो होता है इस तरह जो नज़र आ रहा होता है ये कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम की शक्ल बना लेता है। क्रोमोसोम किस तरह होता है, ये इस तरह होता है, ये क्रोमोसोम होता है। तो हमने देखा कि जब सेल ने तकसीम होना होता है तो क्या होता है कि जो क्रोमैटिन होता है ये क्रोमैटिन था, ये क्रोमैटिन था। ये जो क्रोमैटिन होता है ये कंडेंस होके क्रोमोसोम की शक्ल बना लेता है, क्रोमोसोम की शक्ल बना लेता है। रोल ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस कंटेन जीन्स दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। कहते हैं डीएनए के अंदर वो जीन्स होते हैं जो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम दी वन जनरेशन टू अनदर। तो जो खसूसियात होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती हैं, माँ बाप से बच्चों में आती हैं, वो डीएनए की वजह से आती हैं। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक क्या है, डीएनए है, ये डीएनए है। इस डीएनए के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, जीन्स हैं, ये जीन्स हैं। डीएनए के ऊपर जीन्स हैं, ये जीन्स हैं। ये जीन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं सेल की एक्टिविटीज़ को, सेल की एक्टिविटीज़ को। एक ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो न्यूक्लियस होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है खसूसियात को माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र करना। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक फादर है और यहाँ पे ये क्या है, एक मदर है, ये मदर है। इसके अंदर भी क्या होगा, डीएनए होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, डीएनए होगा, और इसके ऊपर भी जीन्स होंगे, ये जीन्स हैं, ये जीन्स होंगे। अब जो यहाँ पे नया बच्चा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो ये है। अब क्या होगा कि इसकी कुछ खसूसियात जो होंगी ये डीएनए वाली इसमें आ जाएंगी बच्चे में, और कुछ खसूसियात जो माँ से होंगी वो भी बच्चे में आ जाएंगी। तो क्या होगा, पेरेंट्स से भी, फादर से भी और मदर से भी कुछ खसूसियात आ जाएंगी। फादर का डीएनए है और ये मदर का डीएनए है। अब जो बच्चा होगा इसमें बाप से भी कुछ खसूसियात आ सकती हैं और माँ से भी कुछ खसूसियात आ सकती हैं। तो हमने कहा था कि जो डीएनए होता है वो रिस्पॉन्सिबल है खसूसियात को बाप से बच्चों में पहुँचाने का। याद रखिएगा डीएनए में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, हाइट की भी हो सकती है, हाइट की भी हो सकती है, आईक्यू लेवल भी हो सकता है, स्किन कलर भी हो सकता है, और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जीन्स के ऊपर मौजूद होती है।